हाय गाइस। आपका सर वीरेंद्र कुमार गुरुंग आपके सामने फिर पेश करता है नया लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है मेरा कि कृपया मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल जरूर दबाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे ऐसे वीडियो आपको लगातार आते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप कमेंट्स करिए। तो मैं ये शुरू करता हूँ। कल मैंने यहाँ ख़त्म किया था कि ये हमने डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, नॉन एक्शन, रिसीवर। रिसीवर मैंने दो जगह पे जहां पे बांटा था, ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं कि ये तो हमने पिछले लेक्चर पे देखा। अब इसमें देखना है कि डूअर कौन है, टाइम वर्ड क्या है, एक्शन नॉन एक्शन क्या है और रिसीवर क्या है। अगर हम ये चीजें जान जाएं तो हमें लगता है हमें इंग्लिश बनाने में और आसानी हो जाएगी। हमारी किताबों में डूअर पे लिखा जाता है सब्जेक्ट। जिन बच्चों ने तो एग्जाम देना है, कंपटीशन का एग्जाम देना है, उन लोगों के लिए फिर डूअर समझ लो कि वो सब्जेक्ट है। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश करना है, बोलने का सीखना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इस नए जो वर्ड्स दे रहा हूं उनसे आप सीख सकते हैं और इजीली आप सीख जाओगे। तो जिन बच्चों ने एग्जाम देना है, कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पे डूअर को सब्जेक्ट समझ सकते हैं। बट क्या होता है कि किताबों में लिखा होता है कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, पर उसमें डिफाइन नहीं किया गया कि कौन से लोग हैं। सब्जेक्ट में लिखा जाता है कि सारे लोग हैं, दुनिया के हर कोई आदमी है, तो वो जो जो भी काम करते हैं उसको सब्जेक्ट मान के चलो। मैं यहाँ पे आपको कुछ और करूंगा कि आपको शॉर्टकट कराऊंगा कि ऐसे लोग तो हजारों करोड़ों हैं। अगर आप उसको याद करना चाहोगे तो कैसे करोगे आप? मुश्किल आएगी ना आपको। तो हम इसको और आसान कर देते हैं। इतना आसान कर देते हैं कि मैं आपको सिर्फ 11 हिस्सों में बांट देता हूं। 11 हिस्से। आई थिंक 11 हिस्सों में अगर मैं बांट दूं तो आपको आसानी नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? ये 11 लोग में से 4 तो इंसान की तरफ से होगा और 4 हम डिस्टेंस की तरफ से लेंगे। अभी मैं आगे चलूंगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि जितने लाखों करोड़ लोग हैं इन्हीं के बीच में आ जाएंगे। आपको आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लो, आज मैं ये लेक्चर शुरू करता हूं यहां से कि डूअर जो है एज ए पर्सन, इंसान के तौर पर मैं साथ लूंगा 7, जिससे क्या होगा आपको वो इंसानों के बारे में पता लग जाएगा। अगर आप ये याद करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी आप सीख जाओगे। जैसे कि मैंने 7 लोग लिए हैं, इनको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। तो फर्स्ट पर्सन में से पहला जो है आई नहीं है, ये है आई मतलब मैं। कोई भी आदमी शुरू अपने आप से करता है। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं सोता हूं, मैं इतने बजे सोता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं ये काम करता हूं। जितने भी सेंटेंस बनेंगे अपने बारे में तो वो कहां में बनेंगे? आई पे। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर। नेचुरली मैं अकेला हूं तो मैं आई बोलूंगा अपने आप को। तो जब भी मैं अपने बारे, और आप सब जितने भी हैं व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, जब भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जब वो अपने आप को सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, आए, मैं ये करता हूं, आए लगा दिया, ठीक है? आए नहीं बोलना है, आए। सेकंड है वी। अगर मैं अकेला काम करता हूं आए, अगर मेरे साथ एक आदमी और जुड़ जाता है तो वो बन जाता है वी, जो कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, उसको प्रोनाउंस करना है वी। हमें स्कूल में ज्यादातर जो सरकारी स्कूल्स में ध्यान नहीं देते वो वी पढ़ाते हैं। वी नहीं है, ये वी है। इसको सिंपली वी बोलना। अगर आप वी आज से प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे आपकी फ्लुएंसी अच्छी बन जाएगी। अच्छा, आप जल्दी से जल्दी फास्ट बोलोगे, आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी। तो वी वी मैंने हम, ये भी फर्स्ट पर्सन है, पर प्लूरल। प्लूरल मतलब ज्यादा। अगर मैं अकेला काम करता हूं आई हूं, अगर मेरे साथ एक और जुड़ जाता है तो हम बन जाते हैं, हम ये करते हैं। 3 हो तब भी हम, 4, 5, 10, 10,000, लाखों लोग, करोड़ों लोग, हम। जैसे हम कोई हमारी टीम है, मान लो दुनिया में खेलने जाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, इंडियंस।
उसमें 130 करोड़ हम। अगर मैं अपने अकेले की बात करता हूं देश में तो आए, तो अगर हम भारतीय हैं तो वी आर इंडियंस। क्लियर? ये तो हो गया मैं और मेरे अपने साथियों के बारे में फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, मेरे सामने जो आगे खड़ा है, मैं अकेला हूं या चाहे मैं 3-4 लोग हैं, मेरे सामने एक अकेला खड़ा है, मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता हूं, उसको बोलूंगा यू। क्या बोलूंगा? यू। यू में हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है। हिंदी में क्या होता है, इसके 2-3 मीनिंग निकालते। अगर आप रिस्पेक्टली बोलते हो तो आप, यू। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देते तो तुम। तो पर इंग्लिश में एक वर्ड है यू। यू इज द सेकंड पर्सन और सिंगुलर। अकेला आदमी अगर आपके सामने खड़ा है, अगर उससे बात करते हो तो वो यू बन जाता है। इसी तरह से फोर्थ है दे। अगर तो अकेला आदमी खड़ा है तो वो यू है, अगर उसकी तरफ से ज्यादा लोग हो गए हैं तो वो दे। आप बहुत सारे लोगों को देख रहे पर आप उनमें शामिल नहीं हो, आप कहते हैं वो देखो वो लड़ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। दे मतलब वो, सेकंड पर्सन प्लूरल। अभी तक ये नहीं बोलूंगा, मैं यही कराऊंगा प्लूरल। इतना आप याद करो कि अगर आपके सामने ज्यादा लोग हैं, आप उसके हिस्सेदार नहीं है, आप उसके अंदर जुड़े नहीं है, आप उनसे अलग हो। आप देखते हो कि भीड़ जा रही है, जुलूस, वो देखो जा रहे हैं, वो देखो लड़ रहे हैं, वो देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, या जो भी हो, वो देखो सत्संग कर रहे हैं, वो रैली लेके जा रहे हैं। तो आप उनमें शामिल नहीं हो, आप देख रहे हो और किसी को बता रहे हैं कि वो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब देखो यहां पे बच्चे वो ही सीखते हैं, जरूरी नहीं दे का मतलब वो ही होता है। उन्होंने भी काफी मतलब होता है। दे का मतलब उन्होंने, जैसे उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने बसों को आग लगा दी, मतलब एक झुंड है, भीड़ है, उन्होंने बसों को आग लगा दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। दैट इज, उन्होंने भी दे हैं। अभी मैंने बोला था आपको 7 कराऊंगा, तो 4 तो बड़े आराम से हो गए आपको। आई थिंक टिप्स में आपने फटाफट कर लिए, और आपसे देखो सेंटेंस भी बनने शुरू हो गए। अगर आप माइंड में रिवाइज करो तो आप कितनी जल्दी बना रहे हो। ये है मैजिक। अगर हम स्लोली ऐसे ऐसे सेगमेंट वाइज सीखते जाएंगे तो बड़े आसानी से। सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्ड पर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पर्सन। ये क्यों? ये होता कौन है? थर्ड पर्सन मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मेरे सामने है वो यू। तो थर्ड पर्सन कौन है? आपने देखा होगा जिंदगी में, अगर आप कभी किसी की चुगली करते हो ना, चाहे जितना मर्जी मत बोलो, नहीं करते पर करते हो। खासकर अब आप समझिएगा मैं किसी की बात कर रहा हूं। तो चुगली करने के कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? आई थिंक मैं हूं, मेरे सामने खड़ा हुआ, तो उसी के साथ मैं चुगली करूंगा। तो चुगली में किसकी करूंगा? उसकी थोड़ा करूंगा कि मैं, हाँ यार तू गंदा बंदा है, या तू ऐसा है, वो मेरे मुंह पे करके नहीं। हम उसकी बात करेंगे जो हमारे बीच में नहीं होगा, जिसके बारे में बात करेंगे, वो तीसरा बंदा। कि मैं उसको बोलूंगा, अरे वो जो है ना रमेश, वो ऐसा बंदा है, वो है ना जो नरेश, वो वैसा बंदा है, अरे उसको पैसे मत देना, अरे उसे दे देना। जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा है उसके बारे में, जो बंदा सामने है, तो वह बन जाता है। अगर वो मर्द है तो बन जाता है ही, वह। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा आदमी, जो दोनों के बीच में वो मुद्दा बना हुआ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर। एक मैं चीज बता दूं, यहां पे तीनों ही वह है, वह, ही, शी, इट, ये तीनों ही थर्ड पर्सन है और सिंगुलर। आप सोचोगे सर आप कैसे इसको बता सकते हो? जैसे मैं एक चीज आपको एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि वह जाता है। आपको यहां से क्या पता चलता है कि लड़का है? वह मतलब मैं किसी को बताता हूं यार वह जाता है, कहां जाता है वो नहीं मैं बता रहा हूं भाई, कि वो जाता है। ये समय हो गया, जाता है, उसके रूटीन वर्क है, ये इसका काम हो गया जाना। पर क्या है, हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज ये प्रॉब्लम है कि वो फ्रंट से नहीं बताता, उसका डूअर वही रहता है, उसका डूअर जो है वही रहता है। यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या करता है हिंदी लैंग्वेज में, वो पीछे समय के साथ लिंग को जोड़ता है, तो वो जाती है। अगर मैं यहां से छुपा लूं वह जा, तो वह जा, आप समझ नहीं पाओगे इनमें से मेल फीमेल कौन है। ये हमारी एक कॉम्प्लिकेशन हिंदी में है।
अगर आप इस उम्र में हिंदी सीखना चाहोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि पीछे से ही समय बताता है और पीछे से ही वो लिंग पुलिंग बताता है। औरत मर्द ज्यादा भी हैं, जैसे वह जाते हैं, अब वह ही हो गया जाते हैं। इसमें चाहे वह कर लो चाहे वो कर लो, साउंड तो वो का ही आता है, वह का ही आता है। तो यहां पे आपको तीनों ही कॉमन, एक वचन, बहुवचन, लिंग और पुल्लिंग, ये सब। अब यहां से आप हिंदी में नहीं बता पाओगे जब तक वो आपको पूरी लाइन ना सुने, लास्ट तक नहीं सुनेगा। बट इंग्लिश में बड़ा आसान है। आपको लोग कैसे सर? इंग्लिश में इसलिए आसान है कि उसने कहा कि भैया ऐसा है कि वह जाता है, ही गोज, कर दिया मैंने, ठीक है। तो लड़की को कैसे बनाएंगे? उन्होंने सोचा होगा, लड़कियों ने शायद ऐसे कर दें, लड़की है तो ऐसे जाती है तो गोई कर देते हैं, है ना। ही गो तो ही गोई लड़की, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, उन्होंने ये ऐसे ही रहने दिया, ही गोज, इसको नहीं छेड़ा। उन्होंने क्या किया, डूर भी चेंज कर दिया, ही क्या गैस लगा दिया, ये लड़की बन गई शी। इसका मतलब ही गोज लड़का है, शी गोज लड़की। हमें पहले डूअर से ही पता लग जाता है हम लड़के के बारे में बात करेंगे या लड़की के बारे। पर हिंदी में आप देखो, फ्रंट से नहीं आप बता पाते हैं किसी को कि वो लड़का है या लड़की है। वो फ्रंट से ही आप ये नहीं बता पाते, ज्यादा लोग हैं कम है। अगर मुझे पता लगता, आप सोचते हैं कि सर वो होता है वो, पर आप फास्ट बोलोगे ना, वो और वह एक जैसा कॉमन हो जाता है, किसी को समझ नहीं लगती। इसलिए उन्होंने यहां पे दे कर दिया तो यहां पे गो कर दिया, तो दूर से पता लग गया जी, दे गो। मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं, हम शामिल नहीं उसमें। अगर वो लड़की है तो शी, शुरू से पता लग, अगर वो मर्द है तो ही। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश इतना आसान कर देती है कि आपको फ्रंट से ही पता लग जाता है कि लड़का है लड़की है, ये ज्यादा लोग हैं। बट हिंदी में लास्ट में जाके पता लगता है, जहां समय है, समय के साथ ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन तीनों जोड़ता है। पर इंग्लिश में उस सबकी जगह अलग अलग है। इसी तरह से अगर मैं किसी लड़की के बारे में बात करता हूं, अगर किसी मर्द के बारे में बात करता हूं तो ही शी। अब है इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंसेप्ट बहुत ही टफ भी है और सिंपल भी। अगर इसको ना समझेंगे, अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। इट होता है, बच्चों को स्कूलों में कराया गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित नहीं है, जो सांस नहीं लेते, वो वाली चीजें। जैसे मैंने चौक है, व्हाइट बोर्ड, ये लाइटिंग जिस कैमरे से देख रहे हो, ये इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें हैं और इनमें जान नहीं है, वो इट है। लगे समझ? पर हम इसमें थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, और इसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। लिविंग थिंग्स भी जोड़ देते हैं। अच्छा, वो कौन से? बस इतना आप समझ लो, इट इंसान नहीं होता, मतलब वो जानवर जैसे एनिमल्स, ये इट में आ जाएंगे। वो तो सांस लेते हैं, जिंदा होते हैं, मरते हैं इंसानों की तरह। अगर हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं तो वो जानवर की बात, हम वहां पे भी इट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप खड़े हो, आपके साथ डॉग है, तो एक लड़की बोलती है इट इज डॉग, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, इट इज डॉग। मतलब वो कुत्ते को कुत्ता बोल रही है कि वो कुत्ता कितना सुंदर है। अगर वो जाते जाते कह रही है कि ही इज डॉग, इट मीन्स वो आपको बोल रही है कि इंसान जो है, जो साथ में खड़ा, उसकी हरकतें कुत्ते की तरह है। तो इट मीन्स इट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ साथ लिविंग थिंग्स के साथ भी लगता है, बिकॉज एनिमल्स के साथ भी आप इट लगा सकते हैं। और यहां पे एक चीज और देखनी पड़ेगी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है यहां पे, नेम। अब नेम मतलब कि लड़का लड़की के नाम भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ही से सेंटेंस शुरू करूं। हो सकता है मैं नाम से शुरू करूं कि सुरेश मेरे साथ पढ़ता है। अब मैंने सुरेश बोला, पर मैं किसी को बता रहा हूं, किसी को, यार वो सुरेश है ना, मेरे साथ पढ़ता है, सुरेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लखविंदर मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
ज्ञानचंद मेरा चाचा है। तो इस तरह से जो मैं नाम बता रहा हूं वो भी ही हो जाता है। अगर किसी लड़की के नाम बताऊंगा, मैं उससे सेंटेंस शुरू करूंगा, तो वो शी की जगह ले लेगा, वो ही शी ही होगा। और इट में जैसे मैं एक बंदे को पूछता हूँ, मैं ऐसे बस का इंतजार कर रहा हूं, तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूं, मैं बोलता हूँ यार लेट हो गई, कब तक आएगी? अब नेचुरली बंदा सोचेगा ये लड़की की बात कर रहे, कब तक आएगी? नेचुरली वो बस की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे बस नहीं बोलते, तो हम बोलते यार ये कब तक आएगी, ये मतलब इट। अगर मैं क्या बोलूँ सर ये बस कब तक आएगी, इसका मतलब इट की जगह बस लग गया। आप उसका नाम भी ले सकते हो या इट भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से कुछ सेंटेंस रिलेशन से भी बनेंगे। आप ही शी इट मत लगाओ, नाम मत लो, मतलब रिलेशन से भी। जैसे कुछ सेंटेंस, मेरा दोस्त या मेरा फादर, मेरे मदर, माय, ठीक है। इसमें अगर किसी के बारे में बताना तो माय ब्रदर गोज टू टेम्पल। इसका मतलब जो ये है, जो मैंने रिलेशन बताया, ये ऑलरेडी ही है, थर्ड पर्सन है। अब लगी समझ? आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप रिलेशन से भी बता सकते हैं। मेरा भाई, आपका भाई, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, उसका भाई। अगर लड़की है तो माय सिस्टर, माय मदर, माय आंट, ऐसे लगा लो, तो वो यहां से शुरू हो जाएगा। इसमें भी माय डॉग, माय कार, माय बाइक, माय ट्रेन। तो ये सारे चीजें भी आप इन सेगमेंट के अंदर आएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई होगी कि कुछ सेंटेंसेस अगर माय ब्रदर, माय फ्रेंड, माय कजन, माय आंट, माय फादर, अगर आप ऐसे बताना चाहते हैं उनकी रूटीन वर्क या वो क्या करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन के सेगमेंट में चले जाएंगे, ही शी इट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर वो किसी रिलेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर किसी नाम से बात करनी है तो वो भी, अगर आपने डायरेक्ट ही शी इट की तरह बात करनी है तो ये भी। ये तो थे पर्सन, एज ए पर्सन ये 7 लोग हैं। दुनिया के जितने मर्जी सेंटेंस बना लो आप, इसी के बीच में से निकलेंगे, इसी को आप घोड़ के पी लो। आप कितने हैं भैया? 7 हैं। ऐसे याद होंगे, ऐसे टिप्स में आधे घंटे के अंदर आप याद होंगे। आधे घंटे में आप सेंटेंस बनाने शुरू कर दो। आई थिंक मुझे लगता है कि इससे सिंपल आसान तरीका नहीं आपको मिलेगा। हाँ, इसके बाद मैं एक और बताना चाहूंगा। ये तो थे पर्सन। अब कुछ 4 ऐसे लोग हैं जो पर्सन नहीं है। वो कौन से हैं, अब मैं उसी के बारे में आपको बताता हूं। तो तैयार रहिए आगे चलने के लिए। अब है फ्रॉम डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी से। आगे तो हमने एज ए पर्सन देखा कि ये ही है, शी है, इट है, आई, वी, यू, दे। ये 7 है। फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, सेकंड पर्सन में 2 आते हैं, और थर्ड पर्सन में 3 आते हैं। तो इसके बाद आता है फ्रॉम डिस्टेंस, दूरी से। डिस्टेंस मतलब दूरी। अगर मैं दूरी से बात करूं, अगर मेरे पास ये एक चौक है नजदीक, अब मैं डिस्टेंस से बताता हूं, ये मेरा चौक है, दिस इज, ये एक सिंगुलर और नजदीक, दिस इज। अगर यही चौक दूर पड़ा है, अरे वो वाला मेरा, तो दैट, दैट मतलब वो, दूर, सिंगुलर एक, दूर। अगर ये 2-3 चौक जो मेरे पास पड़े हैं ये मेरे हैं, मेरे पास है, दीज, दीज मतलब ये पर ज्यादा, और मेरे पास नजदीक, तो इसको हम बोलेंगे दीज। नजदीक कोई भी चीज आपके पास है, दीज आर माई टेबल, दीज आर माई अल्फाबेटिक, दीज आर माई टॉयज, दीज आर माई क्लोथ्स, दीज आर माई जीन्स। इसी तरह से दैट दूर, वो मेरा स्टूडेंट है, दैट इज माई स्टूडेंट। अरे वो तो मेरा बेटा लड़ रहा है, दैट इज माई सन, दूर है। दिस इज, अरे वो वाला नहीं है, ये वाला मेरा बेटा है, दिस इज माई। इसी तरह से अगर वो ज्यादा है तो दोज, पर दूर है, अरे यार वो मेरे कपड़े पड़े हैं देखो कहां लेके जा रहे हो, दोज, दोज आर, दूर, ज्यादा। तो यहां अब लास्टली हम देखेंगे देयर और हेयर। हेयर मैंने यहां, मैं यहां रहता हूं, आई लिव हेयर, मैं यहां पढ़ाता हूं, आई टीच हेयर। और देयर होता वहां पर, वहां ये भी एज ए डूअर की तरह काम करता है। ये आगे जब नए लेक्चर आएंगे तो उसमें इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करके बताएंगे कि देयर भी एक बहुत बढ़िया काम करता है। तो देयर, वेयर, दिस, दीज, दैट, दोज, मतलब दीज, दिस एक, दीज ज्यादा,
नजदीक, दैट एक, दोज ज्यादा, ये समझ लगी। ये तो था हमारा डूअर। अब आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं एक्शन और नॉन एक्शन कौन कौन से हैं। यहां पर अब नेक्स्ट है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड हम आगे आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे सेंटेंस बनाते सीखेंगे तो ये हर बार नया नया रूल लेके आएगा। आगे है एक्शन और नॉन एक्शन। आप सोचेंगे सर ये यहाँ पे वर्ब तो होती थी, हमने सुना था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां मैंने कुछ चेंज किया हुआ है। यहां पे मैंने बोला एक एक्शन आएगा, काम आएगा, एक नॉन एक्शन जो काम नहीं है। मतलब एक्शन का मतलब काम, दूसरा जो काम नहीं। आखिर ऐसा है क्या? ये सिंपल सी बात है। एक्शन मतलब वर्ब, जिसको हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब वो जिनके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे गो, वेंट, गॉन। इसका एक मीनिंग क्या है? अब आप ऐसे भी ले सकते हो, जिन बच्चों के पास ग्रामर की बुक नहीं है, जिनके पास वर्ब नहीं है, वो ऐसे समझ सकते हो जैसे जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, सोना, रोना, जागना, उठना, खेलना, लड़ना, गाली देना, पढ़ना। ये सारे के सारे क्या है? वर्ब है, काम है। ना 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 करके आता है। पर जब वो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में आता है तो वो उसका टोन चेंज होती है। वह जाना, जाता, जाना जाता बन जाता है। गो मैंने जाना भी होता है तो जाता भी होता है। वेंट मैंने गया, गॉन मैंने चला गया या जा चुका। इसी तरह ईट मैंने खाना, ईट मैंने खाया, ईट मैंने खा लिया या खा चुका। इसी तरह कम मैंने आना, केम मैंने आ गया। फिर थर्ड फॉर्म भी कम होती है, फर्स्ट भी थर्ड भी, तो ये बन जाता है आ चुका, आ गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े आसान होते हैं, जिनके साथ ईडी लग जाता है, जैसे वॉच, लुक। इनके साथ 50-60% तो ईडी लग जाता है। वॉच का बन गया वॉच्ड, मैंने देखता हूं और देखा, देख चुका हूं, वॉच्ड। ऐसे लुक, लुक्ड, लुक्ड। ठीक है, ईडी आ जाता है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अब हमने करने वाला है कि ज्यादा सेंटेंस इसी से बनते हैं, पर कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो ऐसे नहीं बनेंगे। आप समझ लो कि बिना एक्शन के कोई सेंटेंस होता नहीं है वैसे तो, पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें एक्शन नहीं होगा। तो वो कौन होंगे? वो ये 4 लोग होंगे। ये है नॉन एक्शन, ये 4 होते हैं। इनमें से होता है पहला नेम, नाम। आपके सेंटेंस में अगर अगर कहीं पे भी आपकी वर्ब नहीं आ रही है, काम नहीं आ रहा, तो वो नाम बताता है अपना। हो सकता है वो नाम नहीं बता रहा तो प्रोफेशन बता रहा, अपना पेशा बता रहा, वो काम क्या करता है, उसकी कौन से पद पे वो काम करता है, वो उसका पद बताता है। तीसरा क्वालिटी। क्वालिटी मतलब उसमें गुण क्या है, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, क्रिमिनल है वो, तो उसके गुण होंगे। चौथा होता है कंडीशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे जाके आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कंडीशन अवस्था होती है, कभी खुश, कभी दुखी है, कभी वो बोलते मूड मेरा खराब है आज, इस तरह से कंडीशन। बट ये वर्ब की तरह भी आएंगे, थर्ड फॉर्म को लेकर आ जाएगा वो एज ए कंडीशन। ये अगर कंडीशन समझ जाओगे तो वो अगर थर्ड फॉर्म लगा भी होगा तो आपको ये समझ लग जाएगी कि ये इस तरफ से की बात नहीं कर रहा, वो इस तरफ की बात कर रहा है। तो ये 2 टैक्ट हैं, अगर ये आप समझ जाओगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत बहुत आसान हो जाएगी। आप दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। और मेरा ये वादा है कि जैसे मैंने ये बताया आपको, डूअर 7 होते हैं एज ए पर्सन, 4 मैंने आपको बताया डिस्टेंस के साथ, एक देयर का बता दिया मैंने, और एक्शन और नॉन एक्शन एक्शन ले लिया। ऑब्जेक्ट जो है रिसीवर है, वो जैसे स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल स्कूल ही बोलेंगे, मार्केट जाता हूँ, टेम्पल जाता हूँ, मैं ग्राउंड जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, इंस्टीट्यूट जाता हूँ, वो यहीं आएंगे। तो उसके साथ सब ऑब्जेक्ट हैं, जैसे टाइम, सुबह जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, रोज जाता हूँ, कब जाता हूँ, उसका टाइमिंग बता दो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मैं इतने बजे आता हूँ, 9 बजे, ये सारे सब ऑब्जेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा सेगमेंट पता लग गया। तो इसी के साथ मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप घर में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखेंगे और मुझे अच्छा फीडबैक देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।